भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकेंड ईयर पेपर 1 एजुकेशन साइकोलॉजी की है और इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट में हमारा टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र, जिसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और प्रकृति का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके उद्देश्य और क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य लगभग वही हैं जो कि शिक्षा के हैं, लेकिन फिर भी कुछ लेखकों ने या कुछ शिक्षाविदों ने इसके अलग अलग उद्देश्य बताए हैं और उन्हीं का ये आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। गैरिसन व अन्य कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण। मतलब इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि हमें व्यवहार का ज्ञान हो जाए कि व्यवहार क्या है। इसके अलावा हम व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर सकें और इंसान के व्यवहार पर नियंत्रण कर सकें। मनोविज्ञान के द्वारा हमें ये सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। ये मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं गैरिसन व अन्य के अनुसार। कुप्पुस्वामी कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम के हितों में प्रयोग करना है। इनका मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि मनोविज्ञान से जो हमें सिद्धांत प्राप्त हुए हैं उन सिद्धांतों का उपयोग हम करें एक अच्छा शिक्षण प्रदान करने के लिए और एक अच्छा अधिगम जो है बच्चों को प्राप्त हो सके। इन्हीं सभी के हितों के लिए हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करें, यही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। कॉलेसनिक कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक को उन समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना है जिनका संबंध प्रेरणा, मूल्यांकन, कक्षा प्रबंध, शिक्षण विधियों, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं और उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनके चरित्र निर्माण से होता है। मतलब ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि शिक्षक को इस योग्य बना दिया जाए, मतलब उसे जो है उसकी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं जैसे कि बालकों को कैसे प्रेरणा प्रदान करनी है, मूल्यांकन कैसे करना है, कक्षा का प्रबंधन कैसे करना है, किन शिक्षण विधियों का उपयोग करें, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं और मानसिक स्वास्थ्य का कैसे वो ध्यान रखे और उनके चरित्र का निर्माण किस प्रकार वो करे, इन सारी समस्याओं के समाधान में शिक्षक को सहायता देना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य बताए हैं और ये 9 उद्देश्य हैं कि पहला है बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान कराना। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान बालक का क्या स्वभाव है इसके बारे में शिक्षक को ज्ञान कराता है। इसके अलावा बालक की वृद्धि और विकास का ज्ञान प्रदान करता है कि बालक किस तरीके से वृद्धि और उसके ज्ञान का विकास कैसे होता है। इसके अलावा बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके हम बालक की सहायता देते हैं कि वो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इसके अलावा शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित कराना। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम शिक्षा के स्वरूप के बारे में, शिक्षा के उद्देश्यों के और उसके प्रयोजनों से के बारे में हम जानकारी हमें हासिल हो जाती है। इसके अलावा सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना। एक टीचर को बताना कि किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, इनके क्या सिद्धांत हैं और किन विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, इन सब से अवगत कराना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इसके अलावा संवेगों को के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना। मतलब एक बालक या अध्यापक किस तरीके से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और उनका शिक्षा में क्या महत्व है उसका अध्ययन अध्यापक को कराया जाता है। इसके अलावा चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना। एक अध्यापक को इसका बारे में पता होना चाहिए कि वो बालकों के चरित्र निर्माण के लिए किन विधियों का उपयोग करे और किन सिद्धांतों के द्वारा वो एक अच्छे चरित्र का निर्माण बालक के अंदर कर सकता है। इन सब से अवगत कराना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इसके अलावा विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले विषयों में छात्रों की योग्यताओं का माप करने की विधियों में प्रशिक्षण देना। मतलब एक विद्यालय में अध्यापक जब
विषयों को पढ़ाएगा तो उनकी योग्यताओं को किन विधियों से वो मापे, कौन सी विधियां अच्छी रहेंगी और इन विधियों का उपयोग कैसे करना है, इसका प्रशिक्षण देना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षक को बताना कि कैसे वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके वो शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जैसे कैली ने सिद्धांत दिए हैं, मतलब उद्देश्य बताए हैं, उसी प्रकार स्किनर ने भी शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताए हैं और उन उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों के बारे में वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है संगठित तथ्यों, सामान्य नियमों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना जिसकी सहायता से शिक्षक सांस्कृतिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। उनका उद्देश्य है कि एक शिक्षक को ऐसे नियमों के बारे में जानकारी देना, ऐसे तथ्यों के बारे में उसे जानकारी दे देना जिससे कि वह सांस्कृतिक और व्यावसायिक जो लक्ष्य हैं समाज के द्वारा निर्धारित, उनको अधिक से अधिक जो है प्राप्त कर सके, इन क्षेत्रों में वो अधिक से अधिक सफलता हासिल कर सके। इसके अलावा उन्होंने कुछ उद्देश्य बताए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, उनके बारे में बात करेंगे। पहला, सिद्धांतों की खोज और तथ्यों का संग्रह करना, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से सिद्धांतों की खोज की जाती है और तथ्यों को संग्रह किया जाता है। इसके अलावा बालक के व्यक्तित्व के विकास के बारे में हमें पता चलता है। शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है या उद्देश्य है। इसके अलावा शिक्षण विधियों में सुधार कराना, परंपरागत जो विधियां चली आ रही हैं उन्हें आधुनिक परिस्थिति के अनुसार कैसे उनमें परिवर्तन लाना है, ये सुधार लाना, ये भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हमें पता चलता है। और शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति करना हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। शिक्षा ने बहुत से उद्देश्य निर्धारित, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से उद्देश्य निर्धारित हैं जिन्हें हम शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा स्किनर ने कुछ विशिष्ट उद्देश्य बताए हैं जिसका उसके द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और कुशलता को पहचानने में जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है विशेष योगदान देता है। और स्किनर ने 8 विशिष्ट उद्देश्य बताए हैं जिसमें से पहला है बालक की बुद्धि, ज्ञान, व्यवहार में उन्नति किए जाने के विश्वास को दृढ़ करना। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक अध्यापक को पता चलता है कि वह बालक की बुद्धि, ज्ञान और व्यवहार में उन्नति कर सकता है। इसके अलावा बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देना। मनोविज्ञान हमें बताता है हर प्रत्येक बालक अलग है और हमें उसके साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए और हमें पहले से कोई नज़रिया बना के नहीं रखना चाहिए, मतलब हमें निष्पक्ष होने की आवश्यकता है और ऐसा दृष्टिकोण बनाने में मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। इसके अलावा बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों और उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना, मतलब बालक को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और शिक्षा के किस स्तर पर उसका किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और उसके लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए, इन्हें निश्चित करने में शिक्षा मनोविज्ञान जो है बहुत एक अध्यापक का सहायक होता है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप और महत्व को अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायता प्रदान करता है। मतलब हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान के की मदद से हमें पता चल जाता है कि सामाजिक संबंध किस प्रकार के होने चाहिए और उनका एक क्या महत्व है और उसे हम किस तरीके से बालक के जीवन में उतार सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण की जो समस्याएं हैं उनके समाधान और करने के लिए हम कैसे प्रयोग और का उपयोग कैसे प्रयोग करें और किन सिद्धांतों का हमें प्रयोग करना चाहिए, इन सब से संबंधित तथ्य और सिद्धांत का ज्ञान हमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान कराता है। इसके साथ साथ शिक्षक को अपने और दूसरों से शिक्षण के परिणामों को जानने में सहायता प्रदान करना, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि वो स्वयं या दूसरों से जो शिक्षण के जो परिणाम हैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता, उसकी
जानकारी उन्हें जो है शिक्षा मनोविज्ञान से होती है। इसके अलावा शिक्षक को छात्रों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आवश्यक तथ्य और सिद्धांत प्रदान करना कि किन सिद्धांतों के आधार पर वो जो है बालक के व्यवहार को परिभाषित करेंगे या उसकी व्याख्या करेंगे, इसके सिद्धांत और उसके लिए क्या आवश्यक तथ्य उसे जानने चाहिए, इसके बारे में जानकारी उसे शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। इसके अलावा प्रगतिशील शिक्षण विधियों, निर्देशन कार्यक्रम और विद्यालय संगठन प्रशासन के स्वरूप को निश्चित करने में सहायता प्रदान शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ये सारे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 21वीं शताब्दी या हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंदर ही इसका जन्म हुआ और इसलिए ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और ज़्यादा पुराना ना होने की वजह से इसके क्षेत्र की जो सीमाएं हैं अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई हैं। इसलिए जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी सामग्री में एक रूपता नहीं देखने को हमें मिलती। आचार्य महोदय कहते हैं कि ये बात उल्लेखनीय है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के नवीन पाठ्य पुस्तकें खोलते हैं तो हम ये नहीं जानते कि उसकी जो विषय सामग्री है संभवतः क्या होगी, क्योंकि अभी तक इसकी जो सीमाएं हैं वो निर्धारित नहीं हो पाई हैं और निर्धारित ना होने की वजह से हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि कौन से मनोविज्ञान की पुस्तक, अगर कोई मनोविज्ञान पर पुस्तक लिखी गई है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इतनी अनिश्चितताओं के बाद भी कुछ निश्चित परिस्थितियां लाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षाविदों ने बहुत से जो है इस क्षेत्र में कार्य किए हैं और उन्होंने अपने विचार दिए हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। जिसमें पहले हैं क्रो एंड क्रो। वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम जो है उस सारी विषय सामग्री को सम्मिलित कर सकते हैं जो सीखने को प्रभावित करने वाली दिशाओं से संबंधित है। मतलब जिसके अंदर हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के सीखने को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, वो सारा शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री बन जाती है। इसके अलावा डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति और मानसिक जीवन और व्यवहार है। मतलब इसके अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो है शिक्षा की प्रक्रिया में जो भाग ले रहे हैं व्यक्ति, उसकी क्या प्रकृति है, उसका मानसिक जीवन और उसके व्यवहार को हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री के अंदर समाहित कर सकते हैं। गैरिसन व अन्य कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय सामग्री का नियोजन 2 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री तैयार कर रहे हैं तो 2 प्रकार की प्लानिंग कर सकते हैं। एक तो छात्रों के जीवन को समृद्ध और विकसित करना, मतलब हम ऐसी सामग्री को उसके अंदर समाहित कर सकते हैं जिसका उद्देश्य बालक के या छात्र के जीवन को समृद्ध करना हो, विकसित करना हो। इसके अलावा शिक्षकों को अपने शिक्षण में गुणात्मक उन्नति करने में सहायता देने के लिए ज्ञान प्रदान करना। मतलब हम ऐसे तत्वों को समाहित कर सकते हैं, तथ्यों को समाहित कर सकते हैं जो शिक्षण में जो है गुणात्मक रूप से उन्नति प्रदान करने में सहायक हो। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जो मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की सामग्री है उसमें सीखने को प्रभावित करने वाली सारी दशाएं, इसके अलावा मानव व्यवहार की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार, इसके अलावा छात्र के जीवन को समृद्ध और विकसित करने वाले तथ्य और शिक्षण को की जो है गुणात्मक उन्नति करने में जो सहायक ज्ञान है उस सबको जो है शिक्षा मनोविज्ञान में समाहित किया जा सकता है। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ जो है निम्न बातों का अध्ययन हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान में कर सकते हैं, जैसा कि बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का जो है ये एक विषय हो सकता है। इसके अलावा बालकों की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं। बालकों के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा बालकों की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। बालकों की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, बालकों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन,
बालक की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक विकास का अध्ययन, बालकों की व्यक्तिगत भिन्न विभिन्नताओं का अध्ययन, अपराधी, असाधारण, मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता, अनुपयोगिता का अध्ययन, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, सीखने की समस्याओं का अध्ययन, शिक्षा के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन। ये सारे 15 तथ्य हैं। ये सारे के सारे शिक्षा मनोविज्ञान के जो है अध्ययन क्षेत्र के अंदर समाहित किए जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में हैरिस डब्ल्यू चेस्टर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने के मानवीय तत्व से है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रयोग सिद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विनियोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें ऐसे प्रतियों की शिक्षा में व्यवहार की परीक्षा और शिक्षकों की रुचि के निर्धारण के लिए प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया और सीखने वालों को अधिकतम सुरक्षा और संतोष के साथ समाज से तादाद में स्थापित करने में सहायता देने हेतु निर्देशित कार्यों का अध्ययन करा जाता है। इसके अलावा हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि स्किनर के शब्दों में कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। इन सारे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक पॉजिटिव या विधायक विज्ञान का रूप धारण किया हुआ है। इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही इसे विकसित किया जा रहा है। आज मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो चुका है और इसका जो विषय क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके अंदर हम वो सारी चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं जो मानव व्यवहार और मानव अनुभवों को, मानव की योग्यताओं को, क्षमताओं को, सीखने की प्रक्रिया से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वह सारा का सारा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र हो सकता है। या वह सारी चीज़ें जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं या किसी भी तरीके से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से, वह सारी की सारी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में समाहित हो जाती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।